हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर सर्विस कौशल। और आज हम लोग क्वेश्चन पेपर में कुछ आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो पिछली क्लास में पिछले पेपर में आए हुए थे वो लेवल में, उनमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत थी, तो उनको मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल। ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल। तो सबसे पहले तो एक्सएमएल क्या होता है ये दिमाग में होना चाहिए। एक्सएमएल क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है डेटा ट्रांसपोज करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए जरा, ये एक्सएमएल है। एक्सएमएल का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सिलेबस में। इसको वेल फॉर्म्ड क्यों बोला गया? वेल फॉर्म्ड का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने एचटीएमएल पढ़ा था, तो एचटीएमएल भी क्या है हमारा? एचटीएमएल हमारा मार्कअप लैंग्वेज है। ये भी टैग बेस्ड लैंग्वेज है। वैसे एक्सएमएल भी क्या है? टैग बेस्ड लैंग्वेज है। एक्सएमएल में प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, ध्यान रखना है। प्री डिफाइंड टैग नहीं होते यहाँ पर, किसमें? एक्सएमएल में। बट एचटीएमएल में क्या होता है? प्री डिफाइंड टैग होते हैं। जैसे बी टैग है, क्या करेगा? बोल्ड करेगा, इटैलिक करेगा, अंडरलाइन करेगा। ठीक है, ये चीज है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसको हम लोग वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल का क्या मतलब है? तो वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल का मतलब है कि ऐसा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विच इज वेल फॉर्म्ड इज दैट इज सेटिस्फाइड बाय द सर्टेन रूल्स। और ये जो रूल्स हैं वो क्या है? W3C ने बनाया है। तो W3C कौन है? पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया? कुछ रूल्स बनाए हैं कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो वो रूल्स कौन कौन से हैं? पहला है वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हैव करस्पॉन्डिंग इंड टैग फॉर ऑल द स्टार्ट टैग्स। सिंपल सी बात है कि कोई भी टैग अगर स्टार्ट हो रहा है तो इंड भी होना चाहिए। ये पहली बात कह रहा है। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मतलब हुआ, जैसे कि मतलब एंकर टैग आप लोग लगाते हो, ए टैग, तो इसको ओपन करने के बाद क्लोज भी करने की जरूरत है। अब आपके मन में आ सकता है कि सर कंटेनर टैग को क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, इंपटी टैग को कैसे क्लोज करेंगे? ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि एक्सएमएल में इंपटी जो टैग्स होते हैं, जैसे कि मैं लगाऊं BR, तो BR कैसा है? इंपटी टैग है। लेकिन इसको बंद करने के लिए हम लोग यहां पर लगा देते हैं, यानी यहां पर अगर हमने ऐसा लगा दिया तो ये क्या हो गया? ये भी क्लोज हो गया। इसका मतलब हुआ कि कोई भी टैग अगर हम लिख रहे हैं तो हमेशा स्टार्ट होने के बाद इंड होना जरूरी है। दूसरा कह रहा है नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट, वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए? क्लोज भी होना चाहिए, मस्ट भी क्लोज होना चाहिए, प्रॉपरली नेस्टिंग होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब मैंने बी टैग ओपन किया, आई टैग ओपन किया, तो पहले कौन सा क्लोज होना चाहिए? आई टैग क्लोज होना चाहिए। फिर कौन क्लोज होना चाहिए? बी टैग क्लोज होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? इसलिए क्योंकि बी इज अ पेरेंट ऑफ आई, तो पहले चाइल्ड बंद होगा, देन कौन बंद होगा? बी बंद होगा। ये दूसरा पॉइंट कर रहा है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट कर रहा है इन ईच एलिमेंट टू एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब एक अगर एलिमेंट है, कोई एक टैग आपने बनाया, तो उसमें अगर दो एट्रीब्यूट हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम नहीं हो सकती है। पता लगा? कलर, आपने फॉन्ट टैग लगाया मान लो, और फॉन्ट टैग में कलर लिखा, अब आगे फिर आपने एक कलर और दे दिया, कोई मतलब नहीं बन रहा है, और सेम प्रॉपर्टी भी आप दे रहे हो, तो ये गलत है। अगर हाँ यहाँ रेड और यहाँ पर ग्रीन आप दे देते तो चल जाता, इसमें कौन सा अप्लाई होगा? ग्रीन वाला। लेकिन जब दोनों में रेड रेड है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है मार्कअप कैरेक्टर मस्ट बी प्रॉपरली स्पेसिफाइड, यानी हर कैरेक्टर को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा कह रहा है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन कंटेन ओनली वन रूट। याद रखने वाली बात है कि एक रूट एलिमेंट होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। ठीक है, और वो केवल एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए पूरे वेब पेज में। मतलब एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकता, पहली बात, और एक रूट होना भी जरूरी है। और लास्ट मतलब ये एक ही बार प्रेजेंट होगा, इसको क्लोज करना जरूरी हो जाता है। देखो कैसे, मतलब क्या हुआ? मैं एग्जांपल एचटीएमएल से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग एचटीएमएल को आसानी समझ पाओगे। सबसे पहले आप क्या लिखते हो? एचटीएमएल। एचटीएमएल ध्यान रखना कि सबसे पहले ओपन करते हो, सबसे लास्ट में क्लोज करते हो। अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको पता होगा एचटीएमएल स्टार्टिंग से ओपन होता है, स्टार्ट लास्ट में बंद होता है। यानी एचटीएमएल क्या है? रूट टैग है। लेकिन ये कितनी बार पाया जाता है? केवल एक बार। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मोर देन वन टाइम हो। अब आप कहोगे सर और भी तो टैग ऐसे हैं, तो देखो जरा, बी टैग को हम चाहे जितनी बार ओपन करें क्लोज कर सकते हैं, आई टैग को जितनी बार चाहो उतनी बार ओपन करो, बी आर को जितनी बार चाहो उतनी बार ओपन करो। लेकिन जो रूट टैग होगा, जो सबसे ऊपर ओपन होता है, वो एक ही बार डिफाइन किया जाएगा। दैट्स इज कॉल्ड द वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल। ठीक, तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाई एक्सएमएल यूज्ड इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्यों यूज होता है? तो सबसे पहला कह रहा है इट इज यूज फॉर डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट, यानी ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटाबेस का यूज किया जा सके, यानी फ्रंट एंड के साथ
बैकएंड का यूज किया सके, जिसमें हम डेटा को क्या कर सके, अपने डेटा को स्टोर भी कर सके। तो फ्रंट एंड से डेटा उठा करके बैकएंड में यानी डेटाबेस में क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, जिससे हम फ्यूचर में उस डेटा को यूज कर सकें, इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सएमएल का। दूसरा कह रहा है इट इज यूज टू स्टोर डेटा फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपक्लूज, OLX, इन सब की वेबसाइट्स के डेटा को क्या करता है, स्टोर करने का काम आता है। इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डेटा ऑन अ इंटरनेट, इंटरनेट पे डेटा को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने के भी काम आता है कौन, एक्सएमएल। इट इज यूज्ड फॉर डेटाबेस एंड फ्लैट फाइल्स, यानी फ्लैट फाइल्स मतलब होता है जो आप फाइल हैंडलिंग पढ़ते हो, फाइल हैंडलिंग अगर आपने SC लैंग्वेज अगर हम पढ़ा होगा तो उसमें भी काम आता है, और ये कहाँ काम आएगा, डेटाबेस में भी काम आता है। ठीक है, तो ये XML यहाँ पर काम है। इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक और स्टैटिक का क्या मतलब है, आपको पढ़ाया गया था कि डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें कंटेंट क्या हो, विजिबल अगर चेंज हो रहा है तो वो कैसा होगा, डायनेमिक होगा, और जिसमें कंटेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक तो क्या होगा, स्टैटिक कहलाएगा। ये कह रहा है डायनेमिक कंटेंट बनाने के भी काम आता है डिफरेंट स्टाइल शीट के। दूसरा कह रहा है XML आल्सो यूज टू क्रिएट न्यू लैंग्वेजेस, यानी XML का यूज हम लोग अदर लैंग्वेजेस बनाने के भी यूज करते हैं, जैसे कि मैथ XML, SVG एक्सेट्रा। SVG का फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये इसका फुल फॉर्म भी है, क्या है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है SVG का। ये भी किससे बना है, XML से बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है। देन अगर उसके बाद क्या कर रहा है, मेनी कंपनीज आर यूजिंग XML फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी डेटा इंटरचेंज करने के लिए मेनी कंपनीज क्या करती है, डेटा को XML का यूज करती हैं। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि वाई वी यूज XML, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका भी ये 4-5 रीजन है जिनको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर नेस्टेड एलिमेंट इन XML। XML में नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं, तो नेस्टेड एलिमेंट मैंने अभी एग्जांपल आपको समझाया था, बी टैग और आई टैग वाला, वही है। नेस्टेड का मतलब होता है द नेस्टेड एलिमेंट मींस द एलिमेंट विद इन द एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट का होना, इट इज कॉल्ड नेस्टेड एलिमेंट। द स्ट्रक्चर स्टार्ट विद रूट एलिमेंट विद इन द अनदर एलिमेंट दैट फॉलो अकॉर्डिंगली। ठीक है, रूट के अंदर दूसरे एलिमेंट का होना। द रूट एलिमेंट इज द मोस्ट आउटर एलिमेंट, सीधी सी बात है, रूट जो होगा सबसे आउटर में होगा, और इनसाइड द रूट एलिमेंट ऑल द अदर एलिमेंट मेंशन्ड ऑन हैव द इनर एलिमेंट्स, यानी जो उसके अंदर होंगे उनको हम इनर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रूट है सबसे ऊपर, क्या है, रूट है, रूट सबसे ऊपर है, और ये क्लोज कहाँ हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इसके अंदर कौन कौन नेस्टेड है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। अब ध्यान रखिएगा, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 देखिए ध्यान से, प्रॉपरली बंद हुआ है, चाइल्ड 1 यहाँ ओपन हुआ, चाइल्ड 1 पहले बंद हुआ, चाइल्ड 2 ओपन हुआ है, चाइल्ड 2 बंद हुआ है। अच्छा जरा सोचिए अगर ऐसे होता कि रूट होता पहले, फिर चाइल्ड 1 होता, फिर चाइल्ड 2 होता, और फिर यहाँ पे लिखने के बाद हम बंद करते किसको, पहले बंद कर देते चाइल्ड 1 को, और फिर बंद कर देते चाइल्ड 2 को, और फिर बंद करते रूट को। अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेस्टिंग सही नहीं है। 1 ओपन हुआ फिर 2 ओपन हुआ, तो पहले कौन बंद होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, ना कि 1। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको भी दिमाग में आपको रखना है कि नेस्टिंग तब नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको नेस्टिंग समझ में आ गया होगा कि नेस्टिंग का मतलब क्या होता है। नेस्टिंग का मतलब होता है द एलिमेंट विद इन द एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट होना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो रूट के अंदर नेस्टिंग, चाइल्ड 1 है चाइल्ड 2 है, दोनों एक साथ बंद हुए हैं, तो प्रॉपरली नेस्टिंग कहला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्स क्वेरी। एक्स क्वेरी ध्यान रखना है, यहाँ पर XML क्वेरी से है। एक्स क्वेरी का फुल फॉर्म क्या है, XML क्वेरी, XML क्वेरी। और क्वेरी का मतलब क्या होता है, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। क्वेरी का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछना मतलब हुआ कि जो डेटा हमें चाहिए वो निकाल के लाना, इट इज कॉल्ड द क्वेरी। अब आपको याद हो, अगर आपने डेटाबेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डेटाबेस पे काम करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है SQL, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नाम समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्वेरी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो क्या करता है, डेटाबेस से क्वेरी करता है, यानी डेटाबेस से डेटा निकालने का काम करता है कौन, SQL। तो जो काम SQL करता है डेटाबेस पे, वही काम एक्स क्वेरी करता है XML के अंदर, यानी XML इज आल्सो अ फाइल। इसमें क्या है, डेटा कंटेंट है, और इसको निकालने का, इसमें से डेटा निकालने का काम किसका है, एक्स क्वेरी का है। तो आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा कि एक्स क्वेरी एक लैंग्वेज है जो XML से डेटा को, XML क्या है, एक फाइल है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है टैग के फॉर्म में, तो उससे डेटा फिल्टर करने का, निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का काम किसका है, एक्स क्वेरी का है। जो काम डेटाबेस में कौन करता है, SQL करता है, वो काम इसका है। ठीक है, मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिखवा दिया, XML इज अ लैंग्वेज, एक्स क्वेरी इज अ लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग XML डेटा। देख रहे हैं,
querying the XML data. XQuery for XML is same just like SQL for database. जैसे कि SQL डेटाबेस के लिए सेम है, वैसे ही XML के लिए कौन है? XQuery. क्या करता है XQuery? XQuery सपोर्ट बाय ऑल मेजर डेटाबेस, जितने डेटाबेसेस हैं उन सभी द्वारा क्या किया जाता है? सपोर्ट किया जाता है. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अब देखिए जरा, ये था. ठीक है, आप ध्यान से देखिए क्या हुआ इसमें. ये हुआ कि XML को सपोर्ट करने के लिए सारे मेजर डेटाबेस, जितने भी डेटाबेसेस हैं, जैसे MS SQL है, MySQL है, Oracle है, सब क्या करते हैं? XQuery को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, W3C रिकमेंडेड है, मतलब XML XQuery को यूज करने की परमिशन कौन देता है? W3C भी देता है. इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. ठीक है, इसका क्या काम है जरा देखिए. कह रहा है इट इज अ लैंग्वेज फॉर फाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम द XML डॉक्यूमेंट. XML डॉक्यूमेंट से किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए और उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू निकालने के काम आता है कौन? XQuery. तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए, मैंने उसको आसानी समझा दिया था. बट अब जरा इसका एग्जांपल लिख देख लीजिए. जैसे लिखा है सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स फ्रॉम विथ. ठीक है, यानी ऐसे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड निकालना है जिसकी सैलरी लेस देन कितनी हो? 45,000 रुपीज हो, फ्रॉम द EMP. ठीक है, EMP नाम की टेबल होगी, EMP नाम का टैग होगा, जिसमें से डेटा क्या निकालना है? स्टोर्ड इन EMP details.xml. ध्यान से देखिएगा, EMP details.xml क्या? एक फाइल है, एक्सटेंशन क्या है? XML फाइल है, जिसमें से सारे सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, सारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड को निकालना है जिनकी क्या हो? सैलरी लेस देन क्या हो? 45,000 हो. तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेरी जैसा लिखा हुआ है, ये SQL क्वेरी जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्वेरी है किस फॉर्म में लिखी हुई? ये XQuery के फॉर्म में लिखी हुई है. किसका है ये? SQL नहीं है, ये XQuery के फॉर्म में लिखा हुआ है. तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कुछ इस तरीके से काम होता है. ठीक है, तो क्या था, मैंने वो बता दिया आप लोगों को कि ये क्या है? XQuery है, जो SQL की तरह काम करता है. जैसे डेटाबेस में होता है वैसे SQL से डेटा निकालने का काम आता है XQuery से. ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला, एप्लीकेशन ऑफ XQuery. मतलब इसका यूज क्या है? तो यूज जरा देखिए, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन टू यूज इन अ वेब सर्विस, यानी वेबसाइट पर यूज करने का काम आता है कौन? इसकी इंफॉर्मेशन निकालने का काम आता है XQuery. दूसरा, जनरेट द समरी रिपोर्ट. कोई भी टेबल या रिकॉर्ड या किसी ट्रांजेक्शन का क्या करना है? समरी निकालनी है, रिपोर्ट जनरेट करना है, तो उसके काम आएगा. ट्रांसफॉर्म XML डेटा टू XHTML. XML डेटा से XHTML फॉर्म में लाने के भी काम आता है. अब ये XHTML क्या है? एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. क्या है यहाँ पर? एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, तो XML डेटा से ट्रांसफॉर्म XML डेटा टू XHTML, यानी यहां पर HTML भी यूज हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए ये चीज ध्यान रखना. दूसरा है वेब सर्च वेब डॉक्यूमेंट्स फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. वेब से रिलेटेड अगर कोई डेटा आपको निकालना है इंटरनेट से, तो उसके भी काम आता है कौन? XQuery. यानी कि ये क्वेरी का काम आता है, मैंने पहले बताया क्वेरी करने के. तो ये इंटरनेट से अगर कोई क्वेरी करनी है वेब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो रिलेवेंट डेटा निकालने के भी, सर्च करने के भी काम आता है. ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, व्हाट इज एप्लेट था. तो एप्लेट क्या है? एप्लेट के बारे में थोड़ी बात समझिएगा. एप्लेट एक क्या है? जावा प्रोग्राम है. सबसे पहली बात तो दिमाग में रखना है, जावा का प्रोग्राम है. ये एक स्मॉल जावा प्रोग्राम है, लेकिन जावा जो है, जावा का यूज हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर बनाने का काम आता है. सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं. लेकिन ये एप्लेट क्या है? तो एप्लेट एक जावा प्रोग्राम है जो कहाँ चलता है? वेब ब्राउजर पर चलता है. मेन बात यही है, इसमें पॉइंट में ध्यान रखना है कि एप्लेट क्या है? एक जावा प्रोग्राम है जो रन करता है कहाँ? वेब ब्राउजर पर. इसके पहले जितने भी प्रोग्राम थे जावा के, वो वेब ब्राउजर पर रन नहीं होते थे, वो वेब एप्लीकेशन फॉर्म में रन होते थे. ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखना है. अब ये क्या कह रहा है कि वेब एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है, ये कैसे काम करेगा? सीधी सी बात है, अगर ब्राउजर पर रन होना है, इसका मतलब ब्राउजर केवल एक ही चीज समझ सकता है, वो है HTML. इसका मतलब एप्लेट क्या होगा? HTML से कंबाइन होगा. तो ये आगे वही पॉइंट लिखा है कि एप्लेट आर डिजाइन टू बी एम्बेडेड विद इन अ HTML पेज. HTML पेज से क्या होता है? कंबाइन. इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जावा प्रोग्राम प्लस HTML, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एप्लेट बन जाता है. इसका मतलब जावा के प्रोग्राम को जब हम HTML से कंबाइन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द एप्लेट.
और HTML से कंबाइन होने का मतलब हुआ ये ब्राउजर पर रन होना, और जब ब्राउजर पर रन होना इसका मतलब क्या हुआ, ये नेटवर्क पे रन होना, और जब नेटवर्क पर रन होना इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेट पे रन होना। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि एप्लेट एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारा इंटरनेट पे रन होता है, जो लिखा किस फॉर्म में है, किस लैंग्वेज के फॉर्म में है, जावा लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग में आपको रखना है। अब होता क्या है, जब यूजर किसी भी एप्लेट को कॉल करते तो होता क्या है, वो एप्लेट का जो प्रोग्राम है यानी जावा का जो प्रोग्राम है वो उसके मशीन पे डाउनलोड हो जाता है। यानी जैसे कहा लिखा है, व्हेन अ यूजर व्यू एन HTML पेज दैट कंटेन्स एन एप्लेट, द कोड फॉर द एप्लेट इज डाउनलोडेड टू द यूजर्स मशीन। यूजर मशीन पे क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम पे फाइल जब डाउनलोड हो गई, अब इसका यूज आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है जावा एप्लेट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरेक्टिव फीचर्स टू वेब एप्लीकेशन। मैंने पहले ही बोला, बार बार मैं बोल रहा हूं कि वेबसाइट पर या वेब एप्लीकेशन पे काम करने के काम आता है ये। ठीक है, एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर। ब्राउजर द्वारा क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है मिनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी वो चाहे विंडोज हो, चाहे वो लाइनक्स कह सकते हो, चाहे मैक कह दो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या कर सकता है, ये वर्क कर सकता है। जब एक बार जावा का एप्लेट प्रोग्राम रन हो गया ब्राउजर पर, तो क्योंकि ब्राउजर भी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अगला आता है, ये क्या है, एक स्मॉल पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब किसी भी सिस्टम पे ले जाने वाला, कहीं पे ले जा सकते हो। पोर्टेबल जावा प्रोग्राम है embedded with HTML पेजेस एंड कैन बी रन ऑटोमेटिकली व्हेन द पेजेस आर व्यूड। ये अपने आप क्या होता है, रन हो जाता है जब भी इसको ओपन किया जाता है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जावा एप्लीकेशन क्या है। इसका नोट्स आप बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जावा एप्लेट। तो एप्लेट प्रोवाइड द साउंड, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड वेरियस फॉर्म ऑफ फॉर्मेट फॉर द वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एप्लेट प्रोग्राम इज यूज्ड टू प्रोवाइड द GUI एप्लीकेशन। क्या करने के लिए, GUI एप्लीकेशन। और GUI एप्लीकेशन में क्या होता है, टेक्स्ट होता है, बटन होता है, रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होता है, ये सब चीजें। तो ग्राफिक्स यानी इमेजेस होते हैं, साउंड वगैरह भी लगे होते हैं, तो ये काम करता है। अब इसको हम लोग यूज और कहाँ कर सकते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं गेम्स में, गेमिंग कंसोल में, कॉमर्शियल वेबसाइट्स में, लर्निंग टूल्स में और मेनी मोड्स, बहुत सारी जगह पर। एप्लेट्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट एप्लीकेशन फॉर फंक्शनिंग एंड कैन नॉट फंक्शन एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट। मतलब कहने का मतलब है कि जो एप्लेट है वो डिपेंडेंट होता है होस्ट मशीन पर। होस्ट मशीन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरे सिस्टम पे अगर वो रन होने जा रहा है, तो जिस पे रन होने जा रहा है उस होस्ट मशीन के अकॉर्डिंग ये डिपेंडेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। यानी जैसा फीचर इसमें होगा उस फीचर के अकॉर्डिंग एप्लेट भी काम करेगा। यानी जो परमिशन है उसने दी होगी वही परमिशन क्या करेगा, एप्लेट ले सकता है, इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मुझे GUI बनाना होगा तो एप्लेट यूज किसका करता है, तो एप्लेट डिजाइनिंग के लिए एप्लेट यूज करता है AWT एंड ग्राफिक्स क्लास के लिए। AWT का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट का यूज है टेक्स्ट बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इन सब का यूज करने के काम आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा AWT क्या होता है। चलिए, तो ये तो हो गया एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है, एप्लेट क्या होता है, एप्लेट का यूज क्या है, ये मैंने बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज jQuery। ये क्वेश्चन आपने पूछा गया था कि jQuery क्या है। jQuery नाम समझ में आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट क्वेरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट jQuery इज अ लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट है। लाइट वेट मतलब कि बहुत ही कम रिसोर्स ऑक्यूपाई करने वाला है। राइट लेस डू मोर, यानी कम लिखना पड़ता है और ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, यानी कोडिंग हमें कम करनी पड़ेगी और वर्क ज्यादा करेगा। ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। सबसे पहले बात यहाँ ध्यान रखना है, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है। इसका मतलब इसके अंदर बने बनाए कोड किसके फॉर्म में लिखे हैं, जावास्क्रिप्ट में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि jQuery इज एडवांस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, द पर्पस ऑफ jQuery इज टू मेक इट मच ईजियर टू यूज जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। आपने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम किया है, आपको ये बात पता है कि जावास्क्रिप्ट में हर काम को करने के लिए आपको कोड करना पड़ता है, हर चीज के लिए आपकी पूरी लाइन ऑफ कोड में लिखना पड़ता है। तो उसको और इजी, इसीलिए कठिन भी लगता है, कुछ लोगों को टफ भी लगता है कि जावास्क्रिप्ट क्या टफ है। तो इसको और इजी बनाने के लिए jQuery बनाया गया। ये क्या है, लाइब्रेरी है, मैंने बताया। इसमें आपको लिखना कम है लेकिन वर्क ज्यादा करेगा, तो यानी कोडिंग हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही हमारी प्रॉब्लम थी। तो कोडिंग जब हमारा कम हो जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी। इसलिए कहा गया ईजियर टू यूज। नेक्स्ट कह रहा है, jQuery makes a lot of common tasks that require many lines of JavaScript code to accomplish and wrap them into methods that can be called with a single line of code। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था, लेकिन उसके लिए जावास्क्रिप्ट jQuery ने क्या किया, एक सिंगल लाइन ऑफ मेथड बना दिया है। यानी उस मेथड को कॉल करिए और वो काम हो जाएगा। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी भी डेटा को फेड करना है, फेड का मतलब हुआ, या ऐसे छोड़िए, हाइड करना है। सपोज करिए कोई पैराग्राफ है, उसको हाइड करना है। अब हाइड करने के लिए मुझे पैराग्राफ का पहले आईडी निकालना पड़ेगा, फिर उस पर स्टाइल लगानी पड़ेगी, फिर उसके बाद वो परफॉर्म करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। अब उसके लिए jQuery ने क्या किया, एक फंक्शन छोटा सा बना दिया, उसका नाम है डॉट हाइड। बस ये फंक्शन है डॉट हाइड। इसका मैंने एग्जांपल भी कराया, अभी आगे दिखाता हूँ। डॉट हाइड, जैसे ही डॉट हाइड हम लगाएंगे, मतलब पैराग्राफ के लिए हमने पैराग्राफ यूज किया और डॉट हाइड जैसे ही मैंने लगाया, अपने आप ये पैराग्राफ क्या होगा, अपने आप हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से छोड़िए, एक छोटा सा यानी 4-5 लाइन का जो कोड था उसको उसने क्या कर दिया, एक लाइन में कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इजी हो गया, यूजर के लिए आसान भी हो गया, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा यूजर को। ठीक है, तो ये देखिए जरा, नेक्स्ट कह रहा है, इट आल्सो इनकम्प्लीट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स फ्रॉम जावास्क्रिप्ट लाइक अजैक्स कॉल, डॉम मैनिपुलेशन। ये सारी चीजें जो होती है, एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, उसको jQuery ने क्या किया, आसान कर दिया। अब क्वेश्चन ये सबसे पहले बनता है, अजैक्स क्या है? अजैक्स का फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट विद एक्सएमएल। क्या होता है? असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट विथ या एंड एक्सएमएल। एंड आप लिख सकते हो, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल या विथ एक्सएमएल, ये इसका अजैक्स का फुल फॉर्म होता है। ये होता है ऑटो रिस्पॉन्स करने के काम आता है, ऑटो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के काम आता है अजैक्स। तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप दिमाग में रखिए कि ये होता क्या है। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जब ब्राउजर के द्वारा आप कोई काम करना चाहते हो तो उसे हम डॉम के थ्रू काम करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स है, ये है कि jQuery हमें क्या क्या फीचर देता है। पहला, HTML डॉम मैनिपुलेशन प्रोवाइड करता है कि हम क्या करते हैं, डॉम के थ्रू या HTML के थ्रू किसी भी कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा, CSS मैनिपुलेशन यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट मैनिपुलेशन कर सकता है, कोई डिजाइनिंग वगैरह देना है या कोई कलर चेंज करना है, फॉर्मेटिंग देनी है, साइज बढ़ाना घटाना है, ये काम भी हम jQuery के थ्रू कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं XML CSS मैनिपुलेशन। दूसरा आता है इवेंट मेथड्स, यानी HTML में जो इवेंट थे, ऑन क्लिक, ऑन इवेंट, जो आप जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे थे, उसको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तीसरा, इफेक्ट्स, वही फेड इन, फेड आउट, हाइड, सो दीज आर द एनिमेशन एंड मूविंग इफेक्ट्स। ठीक है, अजैक्स मैंने अभी बता ही दिया। यूटिलिटीज, और भी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो jQuery की ये सारे क्या है, फीचर्स हैं। अब जरा ये एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक प्रोग्राम कि विथ एग्जाम्पल पूछा गया था, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने जो अभी बताया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने पहले ही बताया कि jQuery क्या है, एक लाइब्रेरी है। जैसे आप लोगों ने C लैंग्वेज में हेडर फाइल पढ़ा था, तो jQuery क्या है, लाइब्रेरी है। इसके अंदर बना बनाया क्या होगा, प्री डिफाइंड कोड होगा। क्या होगा? प्री डिफाइंड कोड होगा। तो इस प्री डिफाइंड कोड को हम यूज कैसे करें? तो पहले सबसे पहले इस jQuery फाइल को मुझे ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो jQuery फाइल जो है, jQuery को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप इस फाइल को क्या करें, डाउनलोड करके रख लीजिए और फिर स्क्रिप्ट टैग के थ्रू इसको यूज कर लीजिए, यानी स्क्रिप्ट टैग का यूज करके अपने फाइल में क्या करिए, इंपोर्ट कर लीजिए स्क्रिप्ट टैग लगा के। दूसरा आता है ऑनलाइन, तो इसमें क्या करते हैं, हम लिंक कर देते हैं फाइल को। लिंक करने का ये मैंने यूज किया है कि उसका क्या है, ajax.googleapis.com, ajax libs jQuery 3.14 jQuery min.js, ये उसकी फाइल है। यहाँ पर jQuery min.js जो लिखा है यही इसकी फाइल है, और इसका लोकेशन क्या है, यहाँ पर ये फाइल रखी हुई है। ठीक है, तो उसका हमने डायरेक्टली लोकेशन, यानी ये वाला जो फॉर्मेट है कौन सा है, ऑनलाइन, यानी मैंने क्या किया, लिंक कर दिया फाइल को। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप यहाँ जा करके इस लोकेशन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको गूगल पे बस जाना है, आपको लिखना है jQuery डाउनलोड। गूगल पे जाइएगा, क्या लिखिएगा, jQuery डाउनलोड। ठीक है, बस वहां से आप फाइल क्या करें, डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने सिस्टम में रख लीजिएगा, और बस आपको यहाँ पर SRC में इस फाइल का नाम, जो फाइल आपने डाउनलोड किया वो लिख करके स्क्रिप्ट बंद करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए ऑनलाइन वाला मेथड है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है document.ready। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है बॉडी सेक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि HTML में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक होता है बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन के अंदर .ready, रेडी मेथड क्या करता है, कॉल करता है, जिसको एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अगर जब रेडी हो जाए यानी लोड हो जाए पेज, तब फंक्शन कॉल करना। कौन सा, अंदर आओ, button.click, यानी जब हम बटन पर क्लिक करेंगे, बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तब एक फंक्शन कॉल होगा, जो क्या करेगा, इस पैराग्राफ, पी का मतलब पैराग्राफ को क्या करेगा, हाइड करेगा। अगर हम बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तो पैराग्राफ हाइड नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस बटन पे, अब इसका जो फॉर्मेट होगा वो ऐसा आएगा, जब पेज हम रन कराएंगे
तो वहां पे आपको ऐसा लिखेगा, ये बॉडी के अंदर लिखा ना दिस इज हेडिंग, तो लिख के आएगा दिस इज हेडिंग, ठीक है। दूसरा आएगा दिस इज अ पैराग्राफ, तो आएगा दिस इज अ पैराग्राफ, ये आ जाएगा। उसके बाद एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा क्लिक ऑन टू हाइड पैराग्राफ, तो ये बटन होगा जिस पे लिखा होगा क्लिक हाइड पैराग्राफ, ठीक है, ये लिखा होगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ध्यान से देखो ये क्या है, ये बटन है ना, ध्यान देखो इनपुट टाइप बटन जैसे होता है वैसे बटन टाइप का टैग है। तो डॉट क्लिक बटन पर क्लिक करने पर ये फंक्शन कॉल हो, और पैराग्राफ जो हो उसको हाइड कर दो। तो इसमें पैराग्राफ कौन है, ये वाला है, तो इस पैराग्राफ को क्या करेगा, हाइड कर देगा, हेडिंग को बचा रहने देगा। लेकिन अगर इस जगह पर मैं लिख देता h1, तो h1 डॉट हाइड हो जाता, इसका मतलब इस वाले को हाइड करता, यानी पहले वाले को हाइड करता, ना कि सेकंड को। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इस कोड को आप रन करा के एक बार देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्किंग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। ये 4-5 क्वेश्चन थे जो आपने पूछे गए थे, मैंने उनको क्या किया है, डिस्कस कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा जो भी चीज़ है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।